टॉपिक का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इट्स जीडीपी एंड जीएनपी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सीधा शुरू करते हैं। जीडीपी और जीएनपी क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ ले कि जीडीपी मतलब क्या होता है। देखिए, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा देता हूं, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं। हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद ऐसा कहा जाता है। एनीथिंग विच वी प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year in terms of goods and services is called GDP. देश की सीमा रेखा के अंदर बनाए गए तमाम गुड्स और सर्विसेज की एक साल की टोटल को जीडीपी कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन में यह समझना होगा कि गुड्स और सर्विसेज यानी एग्जैक्टली क्या। देखिए, एक सरल भाषा में गुड्स का मतलब होता है उत्पाद, और ये हमेशा टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसे हम हाथ से छू सकते हैं। मसलन ये मार्कर, ये घड़ी, ये शर्ट, ये व्हाइट बोर्ड, ये वो वस्तुएं हैं जिसे हाथ से छुआ जा सकता है और जिनका निर्माण किसी फैक्ट्री में होता है, उसे कहा जाता है गुड्स। दूसरा, एस का मतलब सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है दोस्तों सेवा। सर्विसेज में इनटैंजिबल चीजें आती हैं जिनका फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होता। उदाहरण के लिए एजुकेशन इंडस्ट्री, दिया गया ज्ञान इसे छुआ नहीं जा सकता, इसीलिए ये एक सर्विस हुई। बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता, इसीलिए वो एक सर्विस हुई। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर चल रहा सॉफ्टवेयर, ये एक सर्विस है, वो इनटैंजिबल है। आप मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर एक मूवी चालू है, उसको छुआ नहीं जा सकता, तो वो एक सर्विस है। किसी भी देश की इकोनॉमी में, या यूं कहे कि जीडीपी में, ये दो मापदंड होते हैं, गुड्स और सर्विसेज, और इन्हीं गुड्स और सर्विसेज की एक साल की टोटल को हम जीडीपी कहते हैं। लेकिन ये गुड्स और सर्विसेज किसी भी देश की सीमा रेखा के अंदर ही होने चाहिए। तो इस बात को ठीक से समझ लीजिए, मैं डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which we produce within the boundary of a country for a period of 1 year is called GDP। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके साथ एक चीज और समझिए कि ये गुड्स और सर्विसेज का निर्माण आखिर होगा क्यों। इनका निर्माण इसलिए होगा क्योंकि इनकी किसी ना किसी तरीके से देश में डिमांड होगी। यस और नो, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर ये मार्कर भी किसी फैक्ट्री में बना है तो यकीनन इस मार्कर की डिमांड होगी। ये घड़ी भी अगर किसी फैक्ट्री में बनी है तो यकीनन इसकी कोई ना कोई डिमांड होगी। तो देश की डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतना ही देश का जीडीपी का फिगर आ सकता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे देश का जीडीपी का फिगर कितना है। इसके लिए हमें यह जानना होगा कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी डिमांड रखती है। जितनी डिमांड उतनी ही हमारी जीडीपी। भारत की पॉपुलेशन दुनिया में दूसरे स्थान पर है और इस वक्त 137 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अप्रॉक्स इसलिए लिखा है क्योंकि पॉपुलेशन के एग्जैक्ट फिगर्स तो होते नहीं। अब 137 करोड़ के साथ हमारे देश की जनसंख्या इस वक्त जितने गुड्स और सर्विसेज की डिमांड रखती है वो है हमारी जीडीपी। तो हमारे जीडीपी का अमाउंट है $2.9 ट्रिलियन। $2.9 ट्रिलियन, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ भारत का जीडीपी में स्थान है, रैंक है 5वां। हमसे अभी भी 4 देश दुनिया में इस मामले में आगे हैं। दुनिया में कुल मिला के 200 से भी ज्यादा देश हैं और इसमें भारत का रैंक है 5वां, जो कि अपने आप में काफी अट्रैक्टिव है।
लेकिन अगर आप इस फिगर को देखेंगे 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स और 137 करोड़ की पॉपुलेशन, तो ये बहुत ज्यादा जस्टिफाइंग नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं कैसे, बट वहां तक जाने से पहले आपको जीडीपी का एक कंसेप्ट और समझा दिया जाए। दोस्तों एक बात याद रखिए, मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि औरंगाबाद में कोई एक विदेशी कंपनी की कोई एक यूनिट या फिर कोई एक दुकान है। एयरपोर्ट के सामने मैकडॉनल्ड्स का एक आउटलेट है, आप सब जानते ही हैं। अब मैकडॉनल्ड्स भारत का तो नहीं है, वो तो अमेरिका का ब्रांड है, लेकिन उन्होंने भारत के अंदर अपनी एक दुकान खोल के रखी है। आपको क्या लगता है, मैकडॉनल्ड्स एयरपोर्ट के सामने वाले अपने आउटलेट से जितने भी पैसे कमाता है वो भारतीय जीडीपी का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? सही जवाब है बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जीडीपी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप स्वदेशी हैं या विदेशी। जीडीपी लोकल्स एंड फॉरेनर्स दोनों की ही इनकम को कंसिडर करके बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डोमिनोज पिज्जा के अलग अलग आउटलेट जो भारत में है वो माना कि अमेरिका के हैं, लेकिन इस वक्त वो भारत के अंदर हैं, तो वो भारतीय जीडीपी का हिस्सा है। पेप्सी और कोका कोला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो पुणे में है वो भी भारतीय जीडीपी का हिस्सा है। मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां, फोक्सवैगन की कार, गूगल का बेंगलोर वाला दफ्तर, ये सब कुछ विदेशी होने के बावजूद इस वक्त भारतीय सीमा रेखा के अंदर है, इसलिए ये भारत की जीडीपी का हिस्सा है। एक बार आप बाउंड्री के अंदर आ गए तो उसके बाद आप कहीं से भी हो, किसी भी देश से हो, आप भारतीय जीडीपी का हिस्सा होते हैं। इसका साफ मतलब ये हुआ कि ये जो 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का फिगर आप देख रहे हैं, ये फॉरेनर्स प्लस नेशनल्स दोनों का मिलकर कमाया हुआ अमाउंट है या मिलकर जनरेट किया हुआ अमाउंट है। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब उस हिसाब से भारत का रैंक है 5वां, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब एक और उदाहरण से समझिए जीडीपी ग्रोथ क्या होता है। इस वक्त भारत का जीडीपी ग्रोथ, सबसे पहले मैं आपको 2019 के आंकड़े बता देता हूं। 2019 के हमारे एग्रीगेट आंकड़े आए थे 4.2%। अब आप कहेंगे सर जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ में क्या फर्क है? बहुत सिंपल है दोस्तों, जब भी आपको किसी इंटरव्यू में व्हाट इज जीडीपी ऑफ इंडिया यदि ये कहा जाए तो आपको आपका फिगर डॉलर्स और ट्रिलियंस में बताना है। पर यदि आपको इंटरव्यूअर ये सवाल पूछे कि जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या होता है, तो आपको आपका आंकड़ा परसेंटेज में बताना है। आई रिपीट, केवल जीडीपी यानी ट्रिलियन डॉलर्स, जीडीपी ग्रोथ यानी परसेंटेज। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 2019 में 4.2% के आसपास रही। अभी आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो उससे पहले तकरीबन 1.9% की जीडीपी तक हम आ चुके थे, और अभी मूडीज के नए एस्टिमेट के हिसाब से आने वाले दिनों में भारत की जीडीपी 0% आंकी गई है। अब घबराने वाली बात तो इसमें है ही, लेकिन हम अकेले नहीं हैं जो इस पैंडेमिक का शिकार हुए हैं। दुनिया में और भी देश हैं जिनकी सबकी गिरावट आई है जीडीपी में। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ जीडीपी समझते हैं। दोस्तों जीडीपी के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है नॉमिनल और दूसरा होता है पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, परचेसिंग पावर पैरिटी। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो ये कंसेप्ट प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा। जीडीपी दो प्रकार की होती है, एक होती है नॉमिनल और एक होती है पीपीपी। नॉमिनल वाली जीडीपी तो ये है जिसके ऊपर मैं इतने देर से बात कर रहा हूं, तो ये हो गई नॉमिनल। सवाल ये है कि ये पीपीपी जीडीपी क्या होती है, परचेसिंग पावर पैरिटी। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। $1 बराबर 72 रुपए की कीमत आज चल रही है। वैसे ही 1 यूरो बराबर कुछ रुपए होगा, वैसे ही 1 पाउंड्स बराबर कुछ रुपए होगा, राइट। अब जीडीपी निकाली गई है डॉलर में। अब आप एक पल के लिए सोचिए कि $1 में जितनी वस्तुएं आप अमेरिका में खरीद सकते हैं
उस $1 को 72 रुपए में कन्वर्ट करने के बाद आप भारत में उससे कहीं ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, क्योंकि भारत में उस पैसे पर परचेसिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए 72 रुपए में भारत में कम से कम 25-25 रुपए का 2 बार नाश्ता और 5-5 रुपए की 2 बार चाय, इतना तो पॉसिबल है ही। लेकिन क्या $1 में अमेरिका में इतना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कि यदि हम करेंसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको अगर हम एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसकी परचेसिंग पावर बदल जाती है और इस परचेसिंग पावर के आधार पर जीडीपी को दोबारा कैलकुलेट किया जाता है। इसे ही कहते हैं हम परचेसिंग पावर पैरिटी। नॉमिनल में जो आंकड़े आपको 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स के दिखाई दे रहे हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी में आते ही ये आंकड़ा तकरीबन 9 ट्रिलियन डॉलर के भी ऊपर निकल जाता है और भारत का रैंक 5वें से घटकर 3रे नंबर पर आ जाता है। हमसे आगे केवल अमेरिका और चाइना ही है। ये होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। तो यदि आपको इंटरव्यू में या एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया और ब्रैकेट में लिखा हो इन पीपीपी, तो प्लीज ध्यान रखिएगा पीपीपी के आधार पर जीडीपी नॉमिनल से फिगर हमेशा ज्यादा आते हैं। यह फर्क हुआ नॉमिनल और पीपीपी के बीच का। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सारी बातों के साथ जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या है ये ठीक से समझ में आया। मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं। जीडीपी का मतलब होता है एनीथिंग विच वी प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड के आधार पे जनरेट की जाती है। भारत की जीडीपी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर, 5वां स्थान है हमारा। 4.2% की जीडीपी ग्रोथ 2019 में, और इस वक्त कोरोना काल में हमारी जीडीपी ग्रोथ काफी नीचे गिरी है मूडीज एस्टीमेट के हिसाब से, तो ये शून्य रहेगी आगे, राइट। और जीडीपी दो प्रकार की होती है, नॉमिनल और पीपीपी। जीडीपी में फॉरेनर्स और नेशनल्स दोनों की ही इनकम इंक्लूडेड है। तो आई होप आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियरली समझ में आया। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये क्या होता है, इसको भी जरा एक सिंपल भाषा में समझ लीजिए। एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ओनली बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड जीएनपी। अर्थात गुड्स और सर्विसेज का निर्माण जो कि किसी देश के लोगों द्वारा ही किया गया हो साल में एक बार, उसे हम जीएनपी कहते हैं। मतलब ये कि जीएनपी और जीडीपी का फर्क ये हुआ कि जीएनपी में फॉरेनर्स की इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता, पहली बात। और दूसरा, जीएनपी में बाउंड्रीज का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। इसको समझने के लिए आप इस उदाहरण को समझिए। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई भाई इस वक्त अमेरिका में है, टीसीएस में जॉब करता है। अब क्योंकि टीसीएस में जॉब करता है, वहां सैलरी ले रहा है, तो भारत की बाउंड्री के तो बाहर चला गया। कहने के लिए ये भारत का नागरिक है, लेकिन ये इस वक्त विदेश में है। विदेश में कमाई गई इसकी इनकम को भारतीय जीडीपी में कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी। ये पैसा भारत का ही है, लेकिन फिर भी ये भारत की जीडीपी में नहीं आएगा क्योंकि ये भारत की बाउंड्री के बाहर है। ये किस में आएगा? ये जीएनपी में आएगा। ठीक उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति इस वक्त भारत का है और चाइना में जॉब कर रहा है, भारत का है लेकिन म्यांमार में जॉब कर रहा है, तो ऐसी सारी ही इनकम जो बाउंड्री के बाहर से आती है, जैसे एयरटेल वालों का अफ्रीका में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, रिलायंस का अफ्रीका में बहुत सारा कारोबार है, टीसीएस का अमेरिका में कारोबार है, ये सब बाउंड्री के बाहर है। तो ये सारी ही इनकम जो बाउंड्री के बाहर से होती है गुड्स और सर्विसेज के तौर पर, उसे हम जीएनपी कहते हैं। लेकिन शर्त ये होती है, ये बाहर की और देश की सारी ही इनकम केवल लोकल्स यानी देश के रहवासियों द्वारा ही होनी चाहिए। तो जीएनपी का कैलकुलेशन कभी भी कैसे किया जाएगा? देश के अंदर के सारे नागरिकों की इनकम, देश के बाहर भारतीय नागरिकों की टोटल इनकम, यदि कोई इस वक्त जर्मनी में होगा तो उसकी भी इनकम, पर वो भारतीय होना चाहिए, और उसके साथ देश के अंदर जितने विदेशी हैं
उनकी इनकम को माइनस करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जीएनपी में केवल लोकल्स की इनकम ली जाती है। तो अब जो मैं एयरपोर्ट के सामने वाले मैकडॉनल्ड्स का उदाहरण दे रहा था, पेप्सी का उदाहरण दे रहा था, बैंगलोर वाले गूगल का उदाहरण दे रहा था, अब उन सबको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये देश के अंदर के विदेशी हैं, तो उनको हम माइनस कर देंगे। तो टू कंक्लूड मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एनीथिंग विच वी प्रोड्यूस इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस but only by the citizens of a country for a period of 1 year either inside the country or outside the country is called GNP। आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर अक्सर जीडीपी और जीएनपी का फिगर एक जैसा आ जाता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी अमेरिकन कंपनीज काफी हैं और अमेरिका क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीवादी देश है, उसकी कंपनियां दुनिया में हर जगह फैली हुई है, इसीलिए अमेरिका का जीएनपी का फिगर भी काफी मजबूत आता है और वो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे आते हैं। तो ये है जीएनपी और जीडीपी के बीच का मूलभूत फर्क। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ डाउट्स इसके ऊपर क्लियर कर लेते हैं जो आमतौर पर एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जब भी मैं ये टॉपिक क्लास में एक्सप्लेन करता हूं, स्टूडेंट्स के कुछ जनरल डाउट्स होते हैं जो कि हर बार के होते हैं, तो मैं इन सारे डाउट्स के साथ आज का एक एक्सप्लेनेशन वीडियो तैयार कर रहा हूं, तो आप इस पार्ट को भी जरा 2 मिनट के लिए देख लीजिए। Why GDP मैटर्स, ये अक्सर पूछा जाता है कि आखिर जीडीपी इतनी मैटर क्यों करती है। देखिए भाई, बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसको एक जनरल भाषा में समझ लीजिए। बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि ये जीडीपी एंड ऑल हमें पढ़ना ही क्यों पड़ता है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था इंसान की डिमांड के ऊपर चलती है। भारत की अर्थव्यवस्था 137 करोड़ की आबादी जो इस देश में है उनकी डिमांड के ऊपर चलती है। डिमांड दो प्रकार की होती है, नीड्स और वांट्स। जिंदगी जीने के लिए एक इंसान को अलग अलग तरह के पदार्थ, अलग अलग तरह के वस्तुएं, गुड्स और सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। उसे अन्न से लेकर, पहनने वाले वस्त्रों से लेकर, रहने वाले घर से लेकर, एजुकेशन से लेकर, मेडिकल की सुविधाओं से लेकर, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी भौतिक वस्तुओं की भी जरूरत पड़ती है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज बनाने पड़ते हैं और इस गुड्स और सर्विसेज की टोटल को हम अर्थशास्त्र का एक इंडिकेटर मानते हैं, इसे एक पैरामीटर मानते हैं। क्योंकि ये इकोनॉमी का एक इंडिकेटर है, इसीलिए जीडीपी मायने रखती है, जीडीपी मैटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है ये वहां की जीडीपी से पता चलता है। आपको एक बात मैं यहां पर और स्पष्ट कर दूं, जिस देश में सिटीजन्स द्वारा डिमांड जितनी ज्यादा जनरेट की जाएगी उस देश की जीडीपी उतनी ज्यादा होगी और उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। कैसे, इसको समझ लें। अमेरिका की आबादी इस वक्त 32 करोड़ है, भारत से कम 105 करोड़ कम, और बावजूद इसके अमेरिका की जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास आती है। यानी आप जरा सोचिए कि अमेरिका का एक नागरिक भारत के एक नागरिक से कहीं ज्यादा वस्तुओं की डिमांड करता है। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज बनाने पड़ते हैं। उन गुड्स और सर्विसेज के निर्माण के लिए फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन हाउसेस खोलने पड़ते हैं और जितनी फैक्ट्री और प्रोडक्शन चालू रहेगा उतना ही देश में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार जनरेट होगा और ये किसी भी इकोनॉमी का इंजन होता है। इसीलिए अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत आबादी में अमेरिका से 105 करोड़ ज्यादा होने के बावजूद जीडीपी के मामले में अमेरिका से कम 5 से 7 गुना कम नजर आ रहा है। ये फर्क है अमेरिका और भारत में, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में ये साफ साफ झलकता है। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा व्हाई जीडीपी मैटर्स। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या 2.9 ट्रिलियन डॉलर ऑफ जीडीपी इज इनफ? डेफिनेटली मैंने पहले क्वेश्चन में इसका आंसर थोड़ा स्पष्ट किया है, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा, इट इज नॉट इनफ। क्योंकि 137 करोड़ की पॉपुलेशन को यदि आप 2.9 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी से डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति
जो डिमांड आ रही है वो काफी कम है, और इसीलिए भारत में ये फिगर भले ही दुनिया में 5वें स्थान पर हो, पर आम जनजीवन में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। आज भी भारत में बेसिक चीजों को लेकर स्ट्रगल रहता ही है। जैसे अमेरिका में एक अच्छी शिक्षा, अच्छी मेडिकल सुविधाएं, अच्छा जीवन मिल जाता है, वैसा भारत में आमतौर पे नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सारे लार्ज पॉपुलेशन में बांट दी जाती है। इसीलिए 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ जीडीपी विद दिस पॉपुलेशन इज जस्ट नॉट इनफ। आपने सरकार का एक एजेंडा पिछले साल जरूर सुना होगा, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी तक ले जाने की बातें कर रही है। आई होप आपको वो याद होगा। वो इसीलिए क्योंकि 1.37 बिलियन यानी 137 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी इतनी इनफ नहीं है, राइट। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल पर। Why GDP is calculated in dollars? ये सवाल बड़ा वाजिब है, अक्सर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम तो भारत में रुपए चलाते हैं भैया करेंसी में, तो फिर हम ये डॉलर में क्यों निकाल रहे हैं फिगर। देखिए, अगर आपको ये सवाल किसी ने पूछा तो इसका एक सिंपल जवाब दीजिएगा। दुनिया में बहुत से देशों की अपनी अलग अलग करेंसी है। यहाँ पर यूरो भी चलते हैं, पाउंड्स भी चलते हैं, येन भी चलते हैं, युआन भी चलते हैं, रुपए भी चलते हैं, डॉलर्स भी चलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सब जानते ही हैं। अब आप कल्पना करिए, अगर दुनिया का हर देश अपने अपने करेंसी में अपनी तरक्की और जीडीपी की बात करेगा तो हमें क्या समझ में आएगा। कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन आगे गया और कौन पीछे गया। जीडीपी की रैंकिंग नहीं निकल पाएगी, जीडीपी का कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए दुनिया की टोटल ग्रोथ कितनी हुई, कौन रेस में कितना आगे निकला, कंपैरिजन में कौन कैसा है, ये चेक करने के लिए जीडीपी को किसी एक पैरामीटर पे लाना, एक मापदंड पे लाना जरूरी है। क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे पॉपुलर करेंसी है, इसीलिए आमतौर पे जीडीपी के फिगर्स डॉलर में कैलकुलेट किए जाते हैं, सो दैट दुनिया को किसी एक मापदंड में समझा जा सके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल था ये। चौथे सवाल पर चलते हैं। विच इज बेटर, जीडीपी या जीएनपी, राइट। अक्सर अब क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट फाइंड अप ही हो रहा है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कंक्लूडिंग नोट पे कि जीडीपी अच्छा होता है या जीएनपी अच्छा होता है। इसका भी जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों, जीडीपी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार जीडीपी हमेशा बाउंड्री के अंदर कैलकुलेट होती है, और बाउंड्री के अंदर कैलकुलेट की गई चीजें उस देश को फायदा करवाती है। और जब भी जीडीपी ग्रोथ होती है उसके साथ साथ जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, जिसकी देश के इकोनॉमी को बहुत जरूरत है। इसीलिए जीडीपी इज बेटर देन जीएनपी। आप कल्पना करिए कि आपका कोई दोस्त, एक टैलेंटेड, जो कि किसी आईआईटी के कॉलेज से इंजीनियरिंग करके इस वक्त अमेरिका में जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, भारत में भेज रहा है, लेकिन उसका पूरा टैलेंट, उसकी पूरी प्रतिभा अमेरिका में यूज हो रही है। यदि ये चीजें भारत में यूज हो तो भारत में और ज्यादा जॉब जनरेशन हो सकते हैं, और इसीलिए जीडीपी का हिस्सा बनना जीएनपी से ज्यादा बेहतर माना जाता है। अब एक बात को कंक्लूडिंग नोट पे जरा हम रिवाइज कर लें 1 मिनट में। तो फाइनली टू कंक्लूड, जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क होता है मैं बता देता हूं। जीडीपी इज ओनली इनसाइड द बाउंड्री, देश की सीमा रेखा के अंदर की होती है, जबकि जीएनपी देश की सीमा रेखा के अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकती है, लेकिन ये केवल राष्ट्रीय की होती है। जीडीपी में स्वदेशी और विदेशी यानी लोकल्स और फॉरेनर्स दोनों आते हैं, जबकि जीएनपी में केवल लोकल्स आते हैं, यानी केवल राष्ट्रीय लोग जो देश के रहवासी है वही आते हैं। और तीसरा, इट जनरेट्स जॉब्स इनसाइड द कंट्री, जीडीपी हमेशा देश के अंदर जॉब जनरेट करेगी। यहां पर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अक्रॉस द ग्लोब, जबकि जीएनपी में अलग अलग जगह जॉब जनरेट होगा, देश के अंदर होगा ऐसा नहीं है, पूरे ग्लोब में होगा। तो इस तरीके से इन दोनों में ये फर्क है। आशा करता हूं कि आपको जीडीपी और जीएनपी सरल भाषा में इस वीडियो में समझ में आया। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। जितना हो सके मैं अपने डाउट्स, आपके डाउट्स को एक सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स कलेक्ट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और तब तक मेरा अगला वीडियो आएगा ही, और अगला वीडियो आते तक प्लीज सारे ही वीडियोस को आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और करते रहिए ज्ञानबाजी।